अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस नए चैनल पर भी आप आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी भी जो नए लोग आज इस व्लॉग को देखेंगे उनसे गुजारिश करेंगे कि आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे इसराइली फ़ज़ाइया के अफसर की ख़ुदकशी के हवाले से, जो उसका ख़त और लेटर सामने आया है वो आपके सामने रखेंगे। सयूनी फ़ौज के लॉजिस्टिक सेल पर एक बड़ा हमला हुआ है, उसकी तफसीलात क्या है, और साथ ईरान की जवाबी हिकमत अमली तैयार, उस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसराइली एयरफोर्स के अफसर आसाफ दागान ने पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसका शिकार होकर ख़ुदकशी कर ली है, ये उनकी वालदा का कहना है। इसराइली मीडिया जो है उन्होंने बताया कि वो 20 साल से इसराइली फ़ौज का हिस्सा रहा है। वो एयरफोर्स की यूनिट 8200 में तैनात था और जंग के दौरान क्योंकि जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है और पूरी बिल्डिंग को एक एयर स्ट्राइक से उड़ाया जा रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी इसराइली फ़ौज है उसके अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां, उनमें इजाफ़ा हो रहा है। पागलपन की हद तक इसराइली फ़ौजी जा रहे हैं और जो पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत है। और इसी शिकायत को लेते हुए इस इसराइली अफसर आसाफ दागान इसने ख़ुदकशी कर ली और 20 साल ये फ़ौज का हिस्सा रहा है। आप ख़ुद देखें कि एक सीनियर अफसर था और 20 साल फ़ौज में रहा है और उसके बावजूद उसका ख़ुदकशी कर लेना इस बात की इलामत है कि जुल्म अब इतना बढ़ चुका है कि जालिम भी अपने अंदर जो है वो उसकी खलिश को महसूस करने लगा है। तो इस हवाले से उसकी जो माँ है उसने कहा है कि ये जब जंग से वापस आया सदमे का शिकार रहा, ख़ुद को अलग थलग रखा और किसी से बात नहीं करता था, ज़्यादा शोर होता था और चिल्लाना शुरू कर देता था कि खामोश हो जाओ। इस किस्म की इसकी हरकत थी। जो उसने ख़त पीछे छोड़ा उसमें उसने लिखा है कि आज आंसू बहते हैं और अल्फाज उलझे हुए हैं, जो मैं शदीद दर्द के अंदर हूँ। मुझे यकीन नहीं आया क्या कहना है, किस चीज़ का इश्तराक करना है, क्या इश्तराक नहीं करना। बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, वो मेरे दिल में है और शायद मेरे दिल में ही दफन रहेगा। मेरी माँ, शायद जानकर आपको सुकून मिले कि मेरा सुकून इसी में था जो मैं हासिल करने जा रहा हूँ। यानी इसके बाद वो ख़ुदकशी कर लेता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल वहाँ पे फ़ौजियों पे गुजर रही है, जिनके दिल में थोड़ा सा कहीं रत्ती बराबर में, कहीं किसी कोने खुदरे में इंसानियत ज़िंदा है, वो अपनी जान लेने पर दरपे हो गए क्योंकि जुल्म जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। हिज़्बुल्लाह और जनूबी लबनान और दीगर मकामात पर सयूनी फ़ौज के मराकज़ और हथियारों के अड्डों पर हिज़्बुल्लाह के हमले जारी हैं। मिसाइल हमले किए गए। हैफा में सयूनी फ़ौज के सनती मरकज़ पर मिसाइल हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि लब्बैक या नसरुल्लाह ऑपरेशन के तहत दूसरे वाक़े में मकबूजा शहरों सफ़द, नहारिया और इसके साथ साथ सयूनी फ़ौज के मुख्तलिफ़ ठिकानों पर वो मिसाइल हमला करते हैं। और कहा है कि मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाल इलाके में वाक़ सयूनी फ़ौज के लॉजिस्टिक सेल जिसका नाम है सेंट जीन, उस पर भी हिज़्बुल्लाह ने मिसाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में असला डिपो को शदीद नुकसान पहुंचा है। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में उन्होंने 25 से ज़ायद कार्रवाइयाँ करके अपनी जो जंगी बर्तरी है उसको बरकरार रखा हुआ है। क्योंकि ज़मीनी वार जब से शुरू हुई है इसराइल का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, जबकि फ़ज़ाई वार जब इसराइल करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है मासूमों पर, अस्पतालों पर भी वो हमला करता है। 22 के करीब अस्पताल टारगेट किए जा चुके हैं लबनान में। अब अस्पताल को दानिस्ता तौर पर टारगेट करना ये इसराइली फ़ौज की बर्बरियत की एक अलामत है कि उसके नज़दीक ना इंसानियत अहम है, ना कोई इंसान अहम है, ना अस्पताल अहम है, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटी। उसके नज़दीक कुछ अहम नहीं है। वो हर चीज़ को खसो खाशाक की तरह मिटाना चाहता है और यही उसकी वो बर्बरियत है, जिसके नतीजे में इसराइली फ़ौज के अंदर जो है वो लोग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, पागलपन की हद तक नफ्सियाती मरीज़ बनते चले जा रहे हैं।
اب بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے حوالے سے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ خامنئی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کے جواب میں کئی منصوبے تیار رکھے، یعنی مختلف متبادل منصوبے تیار رکھے۔ یعنی حملہ کس نوعیت کا ہوگا، اسی نوعیت کا جواب، جس نوعیت کا حملہ ہوگا اسی نوعیت کا جواب فی الفور دیا جائے گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل ایران کو کوئی خاص نقصان پہنچاتا ہے تو زیر غور جواب میں 200 سے لے کر 1000 بیلسٹک میزائلوں کا بیراج شامل رکھیں کہ ہم اسرائیل کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ ایک روگ بن جائے گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب ایران کے مختلف حکام سے کے ذریعے، ایرانی میڈیا کے ذریعے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ایران اپنی مکمل تیاری کر رہا ہے کہ اس نے کیسے اسرائیل کے ممکنہ حملوں جو اگلے 48 گھنٹے کے اندر ہو سکتے ہیں، جس کا شدید امکان ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو اس کا وہ جواب کیسے دیتے ہیں، اس کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے اور ایک سے زائد منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جس قسم کا حملہ ہو اسی شدت کے ساتھ اس حملے کا جواب دیا جا سکے۔ اور ایران جو ہے اس کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج ایران کے شہر کازرون کے امام جمعہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ فائرنگ میں وہ شدید زخمی ہوتے ہیں، ان کو اسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایران کے کازرون کے امام جمعہ کے قتل کے حوالے سے یہ اہم خبر ہے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ اسرائیل نے ایک کمانڈر کے حوالے سے دی ہے۔ حماس کے کمانڈر کو ہم نے شہید کیا، نام انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ حماس کے کمانڈر جو ہیں جو شہید کیے گئے ان کا تعلق انروا سے تھا، یعنی وہ UNRWA جو ایک اقوام متحدہ کی ورک ایجنسی ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے جسے شہید کیا گیا۔ یعنی اسرائیل یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ UN کا یہ ادارہ حماس کے ساتھ براہ راست تعلقات میں موجود ہے۔ ہاں، وہ انتظامی طور پر جو حماس کے انتظامی افسران ہیں غزہ کی پٹی کے اندر ان کے ساتھ رابطے میں ضرور رہتے ہیں، لیکن عسکری ونگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب حماس کے مختلف ذرائع سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے، تو ابھی تک حماس کے ذرائع اس حوالے سے مکمل خاموش ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی تردید یا تائید نہیں کی ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں، آج جمعے کا دن تھا اور حماس نے دنیا بھر کے ممالک کو، بالخصوص اسلامی ممالک کو اور بالعموم انسانیت کو کہا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلے۔ اور اسلام آباد میں احتجاج ہوتا ہے تو اسلام آباد پولیس آ جاتی ہے اور اسلام آباد پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، سینیٹر مشتاق کو گرفتار کیا، مسلم طلبہ محاذ کی قیادت کو گرفتار کیا، بڑے تعداد میں شہریوں کو ڈنڈے برسائے گئے، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ دوسری جانب یمن میں بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے، 10 لاکھ سے بڑا اجتماع ہوا ہے اور بڑی تعداد میں عوام نے نکل کر اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نے